लखनऊ समेत दिल्ली तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दरअसल यूपी में 18 फरवरी को विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में दोनों की गिरफ्तारी के बाद विधानसभा के आगे चप्पे चप्पे पर पुलिस पूरी तरह से निगरानी रख रही है। वहीं दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद से पीएफआई ने प्रेस रिलीज जारी कर अब सीबीआई जांच की मांग की है। पीएफआई ने पुलिस पर झूठे आरोप भी लगाए हैं। झूठे आरोप लगाकर उनके सदस्यों को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया गया पीएफआई की तरफ से। पीएफआई की माने तो उनके दोनों सदस्य संगठन के विस्तार के काम के लिए निकले हुए थे, तभी यूपी की पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और जल्दबाजी में टेरर का आरोप लगाकर उनकी गिरफ्तारी दिखाई है, यह पीएफआई की तरफ से कहा गया है। तो वहीं दूसरी तरफ एडीजी प्रशांत कुमार की माने तो गिरफ्तार किए गए लोगों का संबंध पीएफआई नामक आतंकी संगठन से है। दोनों आतंकियों के पास से 16 विस्फोटक डिवाइस, बैटरी, आपको बता दें डेटोनेटर और लाल रंग के तार बरामद किए गए हैं। 32 बोर की एक पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस की माने तो पकड़े गए दोनों आतंकियों का निशाना हिंदू संगठन के बड़े नेता थे। बसंत पंचमी के दिन इस तरह की घटना को अंजाम देकर धार्मिक और सामाजिक द्वेष पैदा करना चाहते थे। पुलिस की माने तो हाथरस घटना के दौरान भी पीएफआई के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पीएफआई हमेशा से इससे इनकार करता रहा है। एडीजी प्रशांत कुमार के मुताबिक पिछले 1 साल में पीएफआई के 123 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। तो आपको बता दें कि पीएफआई के एक संगठन है जिसे आपको बता दें सरकार की ओर से देश के विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण आतंकी संगठन घोषित किया जा चुका है। ऐसे में अब पीएफआई के जो दोनों सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर पीएफआई की तरफ से कई बड़ी बातें भी कही जा रही हैं और यूपी पुलिस पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। प्रेस रिलीज कर पीएफआई ने आरोप लगाए हैं। आप सभी का इस सभागार में स्वागत है। एसटीएफ उत्तर प्रदेश ने आज एक बहुत ही बड़ा खुलासा करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव, डेटोनेटर और वेपन तथा इसके साथ साथ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और चौंका देने वाले दस्तावेज भी प्राप्त हुए। तो पीएफआई के 2 सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली और लखनऊ में किस तरह के हालात है, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है, सीधे जानकारी लेंगे। हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली से हमारे साथ राकेश सोनी और लखनऊ से हमारे साथ नितिन जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नितिन आपके पास ही आएंगे क्योंकि लखनऊ में इन दोनों सदस्यों की गिरफ्तारी की गई। पीएफआई के सदस्य बताए जा रहे हैं, पीएफआई की तरफ से सफाई दी जा रही है कि दोनों जो आरोपी हैं ऐसे में उनकी तरफ से कहा गया है कि इस संगठन का विस्तार करने के लिए आए थे। तो क्या संगठन का विस्तार हथियार लेकर आया जाता है करने के लिए? देखिए, जिस 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है, फिरोज और अंशाद, इनके परिवार का भी कहना है और पीएफआई का भी कहना है कि 11 तारीख से ये दोनों गायब थे। और जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से लखनऊ में, उसमें कहा गया है कि ये दोनों 11 तारीख को चले थे, फिर कई जगहों से होते हुए 16 तारीख को ये लोग लखनऊ पहुंचे थे और बसंत पंचमी पर हिंदू संगठन के कई सारे जो बड़े नेता हैं और इसके अलावा बसंत पंचमी पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाह रहे थे। लेकिन पीएफआई और उनके परिवार का कहना है कि ये जो इनका जो संगठन है उसको विस्तार देने के लिए जगह जगह जा रहे थे और उसकी 11 तारीख से इन दोनों, जब से ये दोनों लापता थे, तो केरल में बताया जा रहा है कि केरल में एक थाने में इसकी सूचना भी इनके परिवार और इनके संगठन की तरफ से करी गई थी। लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के दौरान जो बड़े पैमाने पर जो एक्सक्लूसिव मिले हुए हैं, इसके अलावा जो जिंदा कारतूस मिले हुए हैं, पेन ड्राइव मिली हुई है और भी जो खुफिया चीजें मिली हैं, उससे साफ तौर पर यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए ये दोनों जो फिरोज और अंशाद हैं ये निकले हुए थे। और बड़े पैमाने पर जिस तरह से इनके पास विस्फोटक मिला है, इससे ये साफ साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा ऐसा करने की फिराक में इस बार पीएफआई था, क्योंकि साफ तौर पर एडीजी एलओ प्रशांत कुमार और अमिताभ यश जिनके नेतृत्व में ये पूरा गिरफ्तारी का मामला हुआ है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि पीएफआई अब कहीं ना कहीं बुखार हो गया है और उसी का ये नतीजा है कि इनके जो ये सदस्य पकड़े गए उनके पास इतना बड़ा जो पैमाना है एक्सक्लूसिव का वो पकड़ा गया है। ठीक है नितिन, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले राकेश आपसे जानना चाहेंगे दिल्ली में सुरक्षा के लिहाज से किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और मॉनिटरिंग किस तरह से की जा रही है तमाम जगहों पर?
देखिए, अगर दिल्ली की बात की जाए, क्योंकि दिल्ली हमेशा आतंकियों के निशाने पर रही है, और अगर कल की बात की जाए, जिस तरीके से एसटीएफ की जो 2 संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है और जिनके पास से इतनी सारी भारी मात्रा में जो डिवाइस मिले और जो बम की सामग्री थी वो सारी मिलने के बाद अब जो दिल्ली है वो पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है। क्योंकि अगर दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके हैं, चाहे अगर मैं एयरपोर्ट की बात करूं, चाहे रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड, इन जगहों पर जो चौकसी है वो बढ़ा दी गई, क्योंकि हमेशा आतंकियों के निशाने पर दिल्ली रहती है। और लगातार जिस तरीके से, क्योंकि जो घटनाक्रम हुए हैं अभी दिल्ली में कुछ दिन पहले ही, उसको देखते हुए यहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बढ़ा दी गई। जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया भी कि लगातार, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो तार हैं वो दिल्ली से जरूर जुड़े होते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई मंत्री होते हैं, उनका यहां पर दिल्ली में हमेशा आना जाना होता है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए जो दिल्ली में है सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। साथ ही साथ जो संपर्क है, क्योंकि दिल्ली की जो स्पेशल सेल के साथ साथ आपको बता दें कि दिल्ली के जो और अधिकारी, क्योंकि गृह मंत्रालय को तक को उसकी सूचना है, जिस तरीके से जब इन दोनों संगठनों को पकड़ा गया था तो उसके बाद पूरी तरीके से पूछताछ भी करी जा रही कि कहीं इनके कोई और शख्स दिल्ली में तो नहीं है। तो पूरी तरीके से जो दिल्ली में है वो सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करी गई है। जो अलर्ट है वो पूरी दिल्ली में है, और पूरी दिल्ली के साथ साथ जितने भी सार्वजनिक स्थल है जहां पर लोगों की भीड़ भाड़ ज्यादा होती है वहां पर काफी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। नितिन, यहां पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पीएफआई की तरफ से प्रेस रिलीज करके ये कहा जा रहा है कि ये जो दोनों सदस्य हैं संगठन का विस्तार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि जो दोनों आरोपी हैं वो केरल से इनका ताल्लुक है। तो ऐसे में क्या जानकारी, पुख्ता जानकारी क्या निकल पाई है? आपने अभी परिजनों का भी जिक्र किया कि जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनके परिजनों का साफ तौर पर भी कहना है कि किसी भी तरह के आतंकी संगठन से वो नहीं जुड़े हैं या किसी भी तरह की कोई साजिश को अंजाम नहीं देने वाले थे। तो जो परिजन है उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले को लेकर? उनके परिजन है और जो पीएफआई है उसका साफ तौर पर यह कहना है कि 11 फरवरी को करीब 5:30 बजे 5:40 पर एक कटिहार, बिहार और मुंबई के लिए जो ट्रेन चली थी उसमें ये दोनों सवार हुए थे, और 11 फरवरी को इनसे आखिरी बात इनके परिवार की हुई थी, ऐसा इनके परिवार का कहना है। ये दोनों ही जो इनका जो संगठन है उसके विस्तार के लिए निकले हुए थे, लेकिन 11 फरवरी के बाद से इन दोनों की बातचीत इनके परिवार वालों से नहीं हुई है। परिवार वालों ने 16 तारीख को केरल के एक थाने में इसकी शिकायत की, और उनका ये भी कहना है कि क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कल करी गई पुलिस की तरफ से और जब खुलासा किया गया तो इनके परिवार ने भी और पीएफआई ने इस बात को कहा है कि 11 तारीख को ही पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद 16 तारीख को इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन जिस तरह से इनके पास जो बड़े पैमाने पर जिस तरह से जो कारतूस बरामद हुए हैं, पेनड्राइव बरामद हुई है और जो एक्सप्लोजिव जो बरामद हुए हैं, उससे साफ तौर पर यह साबित हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से कल अमिताभ यश ने भी इस बात को कहा है कि पीएफआई पूरी तरह से अब खुखार हो गया। और अगर पुराना रिकॉर्ड देखें तो कई सारे ऐसे जो बड़े मामले हुए हैं उसमें पीएफआई का नाम सामने आया है, चाहे वो देश प्रदेश में। नितिन, ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि जो दोनों आरोपी गिरफ्तार किए गए उनके पास से कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं, तो उन दस्तावेज के आधार पर क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ पा रही हैं? इन आरोपियों ने क्या कुछ साजिश, क्या कुछ प्लान बना रखा था? क्योंकि जिस तरह से अमिताभ यश का ये कहना है कि पीएफआई पूरी तरह से खुखार हो चुका है, और पहले भी कई सारे ऐसे मामले हुए हैं जिसमें पीएफआई का नाम सामने आया है। उसके बाद इन लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और जो बाकी चीजें मिली हैं उससे ये साफ साबित हो रहा था, क्योंकि पुलिस के जो अधिकारी बता रहे थे कि बसंत पंचमी के दौरान जो हिंदू संगठन के बड़े नाम है और उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ ऐसे बड़े नाम है जिनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश इनकी तरफ से। ठीक है नितिन, आपके पास लौटेंगे। राकेश, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली है, ऐसे में पीएफआई के सदस्यों की गिरफ्तारी आए दिन लगातार हो रही है, तो जाहिर तौर पर दिल्ली में अलर्ट होना बेहद जरूरी है। फिलहाल ये जो दोनों सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, कहा यह भी जा रहा है कि एक बड़ी साजिश थी। एक साजिश यह भी हो सकती है कि जो पुलवामा की वर्षी थी, और ऐसे में लगातार जो है कहीं ना कहीं आतंकी संगठन भी इससे पहले दिल्ली में गिरफ्तार किए गए। तो कुल मिलाकर लखनऊ में जब इनकी गिरफ्तारी होती है और कहा यह जाता है, पुलिस की तरफ से कहा गया और जो खबरें लगातार सामने आ रही है उसमें भी यही कहा जा रहा है कि जो दोनों आरोपी हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी। नितिन, क्या जानकारी है इसके बारे में? अब देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर, और जिस तरह से पुलिस ने और कल एडीजी एलओ प्रशांत कुमार के साथ साथ अमिताभ यश ने ये बात कही है कि ये दोनों कोशिश यही कर रहे थे कि बसंत पंचमी के दौरान पूरे देश में, क्योंकि जिस तरह से इनके परिवार ने कहा है कि बहुत सारे जिलों का दौरा, बहुत सारे प्रदेशों के दौरे पर ये लोग निकले हुए थे जहां पर ये अपने संगठन का विस्तार कर रहे थे। और पुलिस की भी एक बात यहाँ पर निकलकर सामने आती है कि पुलिस की तरफ से ये कहना है कि कई सारे प्रदेशों में इनका
टारगेट था, जो इनका टारगेट था विस्फोट करने का था। तो ये बात कहीं ना कहीं मैच जरूर हो रही है, क्योंकि उनका परिवार एक तरफ से ये कह रहा है कि ये लोग अलग अलग प्रदेशों में जा रहे थे अपने जो संगठन है उसके विस्तार के लिए, और पुलिस का ये कहना है कि ये दोनों अलग अलग प्रदेशों में भी विस्फोट करने वाले थे। तो यहाँ पर ये साफ साबित होता है कि, और ये जांच का विषय भी है कि पुलिस ने अगर इस बात को कहा है तो जाहिर सी बात है उनके पास कुछ ऐसे प्रमुख क्लूज, बहुत ही प्रमुख पुख्ता सबूत जरूर होंगे, तभी पुलिस ने कहा है। अभी अपडेट क्या है, क्योंकि आज कोर्ट में इनकी पेशी भी होनी थी और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा था पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, कई अहम खुलासे हो सकते हैं। इसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही, क्या कोई और अहम खुलासा हुआ है, और जो कोर्ट में पेशी होनी थी उसको लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल साफ तौर पर उनके पास से जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे उनकी पूरी तरह से जांच पड़ताल और गहन जांच पड़ताल जो है वो पुलिस की तरफ से अभी भी करी जा रही है। एसटीएफ इस पूरी टीम पर लगी हुई है अमिताभ यश के नेतृत्व में। इसके अलावा जो कोर्ट में पेशी का मामला था वो अभी भी चल रहा है, और इसके बाद बताया जा रहा है कि इनको कुछ दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेजकर जो बाकी की जो जानकारियां हैं वो भी पुलिस की तरफ से निकालने की कोशिश करी जाएंगी। और ये पूरा जो मामला है वो क्या था, कहां पर इन लोग का प्लान था विस्फोट करने का, और कितने इनके जो साथी हैं वो निकले हुए हैं, इन सब की जो जांच है वो पुलिस की तरफ से अभी करी जानी बाकी है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए नितिन बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर पुलिस अभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पीएफआई की तरफ से प्रेस रिलीज करके ये सफाई दी जा रही है कि ये दोनों संगठन का विस्तार करने के लिए निकले हुए थे। तो सवाल यही उठता है, क्या संगठन के विस्तार में हथियार की जरूरत होती है, विस्फोटक की जरूरत होती है? फिलहाल आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। कृष्ण की जन्मभूमि पर आस्था का संसार बसा है, कण कण में देवत्व भरा है, यहाँ दिलों में प्यार बसा है, महिलाओं का मान बढ़ा है, कृषकों का सम्मान बढ़ा है, परदेशी को घर में रोजी, माटी का अभिमान बढ़ा है। अब यूपी की बात ही अलग है, अब यूपी की बात ही अलग है, अब यूपी की बात ही अलग है। देश दुनिया का हर नगर महानगर, शाम तक की 5 बड़ी खबर। आ गया है खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कश्मीर में बरामद बिहार के हथियार। जी हां, पाकिस्तान से हथियारों की सप्लाई बंद होने के बाद अब आतंकी कश्मीर और देश में दहशत फैलाने के लिए भारत में बने हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका जीता जाता उदाहरण आपको बता दें कश्मीर में देखने को मिला है। और दरअसल कश्मीर में 2 दिन पहले पकड़े गए आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ है। पुलिस की माने तो आतंकियों के पास से बरामद हथियार बिहार और पंजाब से मंगवाए गए थे। बिहार के
मुंगेर अवैध हथियारों के निर्माण का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है और यहां से पूरे देश में हथियारों की सप्लाई की जाती है। पुलिस की माने तो पकड़े गए आतंकी कुछ कश्मीरी छात्रों का इस्तेमाल कर हथियार मंगवाने का काम करते थे। आतंकियों से पूछताछ के बाद मिले इनपुट के आधार पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि बिहार से मंगाए गए हथियारों के जरिए पूरे देश में दहशत फैलाने की साजिश रची गई थी, जिसमें बंगाल चुनाव आतंकियों का सबसे बड़ा निशाना था। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आतंकी का संबंध पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के साथ है। पुलिस के हत्थे चढ़ा आतंकी जम्मू कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा के एक स्थानीय संगठन का कमांडर भी है। दूसरी ओर कश्मीर में पकड़े गए आतंकी के पास से बिहार में निर्मित हथियार मिलने की घटना के बाद बिहार में भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में दिख रही है। जानकारी के मुताबिक छपरा में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया और बताया जा रहा है कि पुलिस हिरासत में लिए गए युवक ने ही कश्मीरी युवक को हथियार सप्लाई किए थे, जिसके बाद कश्मीरी युवक के जरिए वो तमाम हथियार आतंकी हिदायतुल्लाह तक पहुंचाई गई है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि मुंगेर के अवैध हथियारों के निर्माण का इतिहास काफी पुराना रहा है। मुंगेर में हथियारों का निर्माण अंग्रेजों से लड़ने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन आज मुंगेर के अवैध हथियार निर्माण की बिक्री जो है कारोबार देश के सभी राज्यों के लिए सरदर्द बनता हुआ यहां नजर आ रहा है। उन्होंने नए जहां पर ग्रुप खड़े करने की कोशिश की, जिसमें एक ग्रुप हाल ही में अगस्त 20 से एक्टिव हुआ लश्कर मुस्तफा के नाम से। इनकी ट्रैकिंग कश्मीर की तरफ से काफी लंबे अरसे से दोनों नए खड़े हुए ग्रुप्स की लीडरशिप की जा रही थी और कश्मीर की पुलिस, खासतौर पे अनंतनाग की पुलिस ने जम्मू पुलिस के साथ मिलकर के इन दोनों ग्रुप्स की लीडरशिप को बेनकाब किया और दोनों के चीफ कमांडर जो हैं उनको पकड़ लिया गया है। उनमें से एक जो चीफ कमांडर है, इसका हदैतुल्लाह मलिक नाम है। हदैतुल्लाह मलिक जैश का, जैसे मैंने कहा कि जो लोकल आउटफिट लश्कर मुस्तफा है उसको लीड कर रहा था और पिछले काफी अरसे से वो एक्टिव था मिलिटेंसी रिलेटेड कार्रवाइयों में। काफी लंबा अरसा OGW का काम करता रहा और उसके बाद एक्टिव मिलिटेंट बन के जैश के साथ, जैश के डायरेक्शन के ऊपर उसने नया एक आउटफिट तैयार किया। वो आउटफिट तैयार करने के बाद साउथ कश्मीर के एरिया में आतंकी कार्रवाइयां अलग अलग तरह की करता रहा और अभी इस ताक में था कि जम्मू के इस एरिया के अंदर अपना हाइड आउट, अपना अड्डा तैयार किया जाए ताकि आतंकी कार्रवाइयां कश्मीर के साथ साथ जम्मू के एरिया में। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेंगे बिहार से हमारे साथ संवाददाता निषेध ठाकुर जुड़े हुए हैं। निषेध, सबसे पहले आपसे जानेंगे इस पूरे मामले में अपडेट क्या है। पुलिस प्रशासन अलर्ट पर तो है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी क्या कुछ देखा जा रहा है? जी देखिए, इसमें जो खुफिया जांच एजेंसी है उनको जिम्मा दिया जा रहा है। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल का कहना है कि अब जांच एजेंसी इसकी जांच करेगी और जो भी इस मामले में संलिप्त है उन पे कार्रवाई करेगी। और 2 दिन पहले ही छपरा से भी एक जो युवक है उसको गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि छपरा से भी इसके तार जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं जो बिहार के डीजीपी हैं वो थोड़े एक्टिव इस बार देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी इस मामले में संलिप्त है उन पे कार्रवाई होगी और जो जांच एजेंसियां हैं उनको इस मामले में जांच करने का आदेश दे दिया गया है और वो एजेंसियां लगातार अब जांच कर रही है जिस युवक की गिरफ्तारी हुई है, जिस युवक की गिरफ्तारी हुई है, जिस युवक ने इन तमाम हथियारों को सप्लाई करने का काम किया है, उससे पूछताछ में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है और आखिर बिहार से कैसे तार जुड़े आतंकी संगठन के? जी देखिए, बिहार से आतंकी संगठन के तार कैसे जुड़े ये कहना मुश्किल है, लेकिन काफी पहले से बिहार से हथियारों की तस्करी होती है और मुंगेर इसमें काफी चर्चित जो जिला है वो है, क्योंकि मुंगेर का नाम पूरे देश में और मुंगेर में जो बनावट होती है हथियारों की वो कहीं पे नहीं मिलती है। पूरी अच्छी तरीके से फिनिशिंग की जाती है और इसीलिए जो मुंगेर के हथियार है वो काफी तस्कर जो यहाँ से तस्करी करते हैं और
सबसे बड़ी बात यह है कि मुंगेर से पानी के सहारे, गंगा नदी के सहारे हथियारों की तस्करी होती है। और जिस ठीक है युवक की निषेध, छपरा आप में हमारे साथ गिरफ्तारी बने हुई रहिए। है, जम्मू कश्मीर से हमारे साथ संवाददाता योगेश जुड़े हुए हैं। उनसे सबसे पहले योगेश, सबसे पहले आपसे यही जानेंगे कि जिस तरह से हथियार बरामद किए गए हैं, बिहार के हथियार बरामद किए गए हैं और लगातार कार्रवाई की जा रही है, एक्शन मोड में पुलिस है, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर आतंकी संगठन अब नए नए नामों से बिहार और पंजाब में एंट्री कैसे कर रही है? बिल्कुल आपने सही कहा। पहले जब भी हथियार वगैरह मिलते थे तो उनके तार चीन और पाकिस्तान के साथ जुड़ते थे, लेकिन ये एक स्वदेशी मूवमेंट के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो बिहार से इन्हें हथियार मिल रहा है, बिहार से जो सपोर्ट मिल रही है, तो साफ है कि जो देश विरोधी ताकतें हैं उन्होंने पूरे देश में अपना घर बना रखा है। ओवरग्राउंड वर्कर्स का जो नेटवर्क है वो हर एक जगह पे है, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि वो पंजाब में, बिहार में या दक्षिण में भी आपने देखा होगा कि पहले दक्षिण से भी ओवरग्राउंड वर्कर और आतंकी जो सिंपैथाइजर हैं वो पकड़े गए हैं। तो ये जरूर एक गृह मंत्रालय के लिए सोचने का विषय है कि कैसे देश विरोधी ताकतें जो है वो जम्मू कश्मीर को भी छोड़ के और भी राज्यों में अपना घर बिल्कुल योगेश, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात सक्सेसफुल यह है कि आखिर भारत से ही हथियार लेकर भारत को ही तबाह करने की कोशिश। कहा यह जा रहा है ये जो हथियार लिए गए हैं जिसमें बंगाल चुनाव आतंकियों का सबसे बड़ा निशाना था, ऐसे में सवाल यही उठता है कि भारत से हथियार लेकर भारत को ही तबाह करने की कोशिश आतंकियों की है और वो भी पंजाब और बिहार से उनके तार जुड़े हैं। जी बिल्कुल, मैं वही आपको कह रहा हूं कि जो पहले हम कहते थे कि पाकिस्तान और चाइना इसमें इन्वॉल्व है और वो अब इतना इन्वॉल्व हो चुका है कि उसने जो भारत में अपना जो जड़ें हैं वो मजबूत उसकी हम कह सकते हैं कि हो गई है। जैसे बिहार के जो हथियार हैं वो अगर जम्मू कश्मीर तक पहुंच रहे हैं, यहाँ पे उनका इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर और बिहार की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पे पूरी जितने राज्य रास्ते में पड़ते हैं, वेस्टर्न यूपी कह लीजिए, दिल्ली कह लीजिए, जिस रास्ते से होके कोई आ सकता है, तो वहां पे सारा इनका नेटवर्क जो है बड़ा स्ट्रांग है। और भारत सरकार, गृह मंत्रालय को खास करके इस विषय में कुछ सख्ती से कानून बनाने पड़ेंगे कि जो देश विरोधी कामों में लिप्त लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके और दोबारा से कोई देश के साथ गद्दारी करने की सोच भी ना सके। ठीक है निषेध, आपके पास आएंगे। कश्मीर में पकड़े गए आतंकी के पास से बिहार में निर्मित हथियार मिलने की घटना के बाद से बिहार में तो पुलिस प्रशासन अलर्ट पर हो गई है, एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन जो जांच की प्रक्रिया है उसके लिए क्या कुछ एक्शन प्लान तैयार किया गया है? क्या जानकारी है इसके बारे में? जी देखिए, फिलहाल जो डीजीपी का बयान सामने आया है उसके मुताबिक तो जो जांच एजेंसी है उनको इसके में लगा दिया गया है, लेकिन उसके अलावा और कोई बयान डीजीपी का नहीं आया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस एक्टिव जब होती है तो जो तस्कर है, हथियार तस्कर, उन पे थोड़ा अंकुश लग जाता है, लेकिन उसके बाद पुलिस की जो पकड़ है वो थोड़ी ढीली पड़ जाती है और उसके बाद जो उनका गिरोह है वो फिर से सक्रिय हो जाता है और फिर से उस काम में लग जाता है और हथियारों की जो तस्करी है वो बिहार से लगातार होती रहती है। मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में भी जब तक डीआईजी मन्नू महाराज की पोस्टिंग थी तो उस वक्त जो तस्कर थे उन पे अंकुश लगा था, लेकिन जब तमाम जानकारी के लिए निषेध, मन्नू योगेश, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी नजर बना के रखना निषेध, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहिए क्योंकि एक्शन मोड में पुलिस है और लगातार जांच की जा रही है कि आखिर जो युवक है उसके तार कैसे आतंकी संगठन से जुड़े और किस तरह से जो बिहार के हथियार हैं वो जम्मू कश्मीर में पहुंचाने का काम किया गया है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। सारा आलम सो जाए